हम देखते हैं मार्केट खुलता है ऊपर, फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दोबारा से लोअर लेवल खरीदारी देखने को मिलती है, डीआईआईस बाई कर रहे हैं, एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं, तो बहुत अनक्लियर टेरिटरी में मार्केट है। बट हाँ, ऐसे में ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि आगे चलकर एक अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगी। कोविड आया 2020 में, तो ये हो गया था कि बस सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म, सब बिजनेस ठप हो जाएंगे। बट वहाँ से नया एक जो ट्रेंड है वो मार्केट का देखने को मिला। जो स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, या जो एसेट बहुत स्ट्रांग है और वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गई है, तो वहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो ये सेक्टर अभी भाग रहे हैं आज, अच्छा इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि 6 महीने ये सेक्टर आप कहाँ देखते हैं अगर कोई इन्वेस्टर इनमें पैसा लगा रहा है तो? आपके एफएमसीजी के स्टॉक बहुत चलते हुए दिखाई दिए, ऑटो स्टॉक बहुत चलते हुए दिखाई दिए। तो जिसने वो स्टेटमेंट पढ़ी, जिसने वो समझा, तो उसने 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा महज 15 दिनों में। तो बहुत सारे स्टॉक हैं, तो आईपीओ का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का पैसा है वो मार्केट में आ रहा है, और ऐसे हमको वॉलिडिटी बहुत हाई देखने को मिलेगी, तो प्राइस भी बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग व्यू लेके चल रहे हैं कि आपको बहुत छोटी अवधि में एंट्री एग्जिट करना है, तो वो बहुत एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी है कि आप लंबी अवधि में ना बैठकर आप छोटी अवधि में अपने पैसे को जितना जल्दी आप रोटेट करेंगे उतनी अच्छी आपको रिटर्न देखने को मिलेगी। कि आपको अगर 1% में आपने ट्रेड लिया और आपको 1% में 0.5% मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर टाइम बहुत लंबा है। आप जितना बार उसको चर्न करेंगे, जितना बार उसको मल्टीपल अमाउंट को घुमाएंगे, तो आपको उतना हाई रिटर्न मिलेगा। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए अक्सर हम इन्वेस्टमेंट की बातचीत करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर। जिस तरीके से कोविड का वो दौर था जब हमने देखा था कि मार्केट बहुत डिप हो गई थी, भारी तनाव मार्केट में देखने को मिला था, निवेशक जो हैं बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट की रैली देखने को मिली, मार्केट उभरा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेंटिमेंट होते हैं जिनके ज़रिए निवेशक जो हैं वो अपनी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। आज का ये पॉडकास्ट इसलिए खास होने वाला है क्योंकि हम प्लानिंग तो करेंगे, बातचीत तो करेंगे, आने वाले 6 महीने की बातचीत करेंगे कि आने वाले 6 महीने में मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, निवेशक कौन से फंड में पैसा लगा सकते हैं, कौन से सेक्टर में पैसा बनेगा, और साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मार्केट की चाल में क्या कोई बदलाव होगा, या फिर जीएसटी 2.0 से मार्केट को राहत मिल सकती है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है अनुज गुप्ता। मार्केट एक्सपर्ट के साथ साथ ये कमोडिटी को भी देखते हैं। बहुत स्वागत अनुज जी हमारे इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका। जैसे कि हम अक्सर गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो मार्केट की चाल को लेकर होगा, क्योंकि लगातार हम इसको लेकर लाइव भी करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी मार्केट की चाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या सेंटिमेंट बनते नजर आ सकते हैं? देखिए, मार्केट का जो सेंटीमेंट है बहुत रेंज बाउंड है, मींस एक अनक्लियर टेरिटरी में मार्केट है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या फिर चाइना है, रशिया है, सबकी आपस में मीटिंग चल रही हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब है वो थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई दिए। उनका कल स्टेटमेंट भी आया कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आगे भी इससे दोस्ती कायम रहेगी। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो 3 लोगों की तीगड़ी बन गई है, कहीं वो उन पर भारी ना पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा उनको एक असमंजस वाली स्थिति में लग रहा है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई जो टैरिफ को लेके कोई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी उनके ऊपर लगाम लगा दी है। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है। तो मार्केट जो है बहुत एक हेवायर टाइप का चल रहा है, कुछ अनक्लियर टेरिटरी में, कि कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। हम देखते हैं मार्केट खुलता है ऊपर, फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर दोबारा से लोअर लेवल खरीदारी देखने को मिलती है, डीआईआईस बाई कर रहे हैं, एफपीआई सेलिंग कर रहे हैं, तो बहुत अनक्लियर टेरिटरी में मार्केट है। बट हाँ, ऐसे में ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि आगे चलकर एक अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगी। बट फिलहाल अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल अनक्लियर है, और यहाँ पर
केवल जो एक लोअर लेवल पे खरीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने कहा कि अनक्लियर मार्केट अभी नजर आ रहा है। देखिए, हमने बहुत तरह के झटके ना मार्केट में कई वक्त हमने झेले हैं, चाहे मैं 2008 की बात करूं, कोविड की बात करूं। ये वो टाइम ड्यूरेशन था जिसने कई लोगों को सिखाया भी कि ऐसी कंडीशन में किस तरीके से डील करना चाहिए। देखिए, जिसको निवेश करना है वो जाहिर सी बात है कि बहुत तरह की चीजें सोचेगा, लेकिन इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उनको पहले तो ये चीजें बताएं कि ऐसी कंडीशन में, टर्म्स कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैनिक मोड में आ जाते हैं। हालांकि इसको लेकर अक्सर हम चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन आज ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि मार्केट में हमने लगातार रैली देखी है। लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को डरा भी सकती है, इन्वेस्टर्स को डरा भी सकती है। तो इस टर्म्स कंडीशन में उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं मार्केट 2003 से ट्रैक कर रहा हूँ और 2008 में जो हमने करेक्शन देखा, जो रिसेशन जिसको हम बोल रहे हैं वो आया था, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंट पिक्चर थी। वहाँ पर आपका लेमैन ब्रदर्स का या क्रेडिट क्राइसिस वहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बहुत डिफरेंट पिक्चर था उस टाइम पे और आज की। अगर आप इवन इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो बहुत फ़र्क आ गया है। इकोनॉमी बहुत ग्रो हुई है 2008 से। उसके बाद हमने कोविड देखा, तो कोविड बेसिकली अगर आप देखेंगे एक लेसन था, जहाँ पर जब कोविड आया 2020 में तो ये हो गया था कि बस सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म, सब बिजनेस ठप हो जाएंगे। बट वहाँ से नया एक जो ट्रेंड है वो मार्केट का देखने को मिला। बहुत एक बहुत चेंज मार्केट में हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हो, चाहे वो लोगों की यूसेज करने के फ्रंट पर हो, या लोगों की थिंकिंग के ऊपर फ्रंट पर। तो बहुत चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, तो बहुत लर्निंग कोविड वाला देकर गया। तो वहाँ पर मार्केट का सिनेरियो डिफरेंट था। 2008 का मार्केट डिफरेंट था, 2008 में जो करेक्शन आया वो डिफरेंट था, 2020 में जो करेक्शन आया कोविड का वो डिफरेंट था, और ये जो अब है ये बहुत डिफरेंट है। तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट देखने को मिले। तो 2008 में अगर आप देखेंगे तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से था कि लेमैन ब्रदर स्कैम हुआ या लेमैन ब्रदर का फॉल हुआ, क्रेडिट क्राइसिस हुआ। 2020 में नेचुरल थिंकिंग्स के ऊपर हुआ कि अगर कोविड आ गया तो क्या हो सकता है। अगर अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। यहाँ पर ट्रम्प साहब बहुत एकदम एग्रेसिव हैं टैरिफ को लेके। वो चाह रहे हैं कि आप बाकी देशों से पैसा इकट्ठा कर लो टैरिफ के जरिए और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना लो। बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, या ये नहीं पता, या वो ये आइडिया नहीं लगा पा रहे, या वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका जो असर है वो क्या होगा। उसका असर क्या हो रहा है कि इंडिया, चाइना, रशिया आपस में मिल गए हैं, और अब कहीं ना कहीं अब ट्रम्प साहब को लग रहा है कि ये क्या हुआ है, और ये बहुत अलग एक सिनेरियो पिक्चर बन गई है। तो देखिए, अब एक रास्ता बंद होता है, 4 रास्ते खुलते हैं, तो इंडिया के लिए 4 रास्ते खुल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मार्केट है वो एक नया लेसन दिखाती है कि भाई आपको क्या ट्रेड करना है। तो अब ये जो लेसन आया है ये बहुत नया लेसन है कि अगर आगे कभी क्रेडिट क्राइसिस, आगे कभी अगर टैरिफ इशू होता है, या आगे अगर कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो ये कि आपके पास और रास्ते हैं कि आप बाकी देशों से बात करके, बाकी नेशंस के साथ संधि करके आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक लर्निंग वाला फेस है जो कि सभी के लिए लर्निंग है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, कि जो आपके पड़ोसी देश हैं, जो आपके बिल्कुल नियर डियर है, उनसे आप जो है आपके जो मैत्री संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो दूर बैठा है वो कुछ भी कर सकता है, बट अगर आपके आसपास के संबंध अच्छे हैं तो आप एक इजीली अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक लर्निंग फेज है, और ये लर्निंग फेज एक नई रोशनी लेकर आएगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक मार्केट का नया ही रूप देखने को मिलेगा। हाँ, आपने रोशनी की बात की है कि आने वाले वक्त में रोशनी देखने को मिल सकती है। मैं आपसे एक प्रिडिक्शन ये जानना चाहूंगी कि अगले 6 महीने आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, कि क्या लग रहा है किस और जा सकता है मार्केट? देखिए, अभी जियोपॉलिटिकल की सिचुएशन लगातार जारी है, ट्रम्प को लेकर भी आप कह रहे हैं कि कभी वो कुछ बयान करते, कभी कुछ बयान करते, कहीं ना कहीं बौखलाए हुए भी बहुत ज्यादा है वो, जिस तरीके से तीनों देश की तिगड़ी देखने को मिल रही है। तो अभी क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को अभी रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ दाव लगाना चाहिए? देखिए, जनरली जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इंडेक्स उतना नहीं गिरता है जब स्टॉक काफ़ी गिर जाते हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, जो स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है, या जो एसेट बहुत स्ट्रांग है और वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गई है, तो वहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये फेज बेसिकली ये कंसोलिडेशन का है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक दिन ऊपर आता है, एक दिन नीचे आता है। अगर आप ये पूरा ट्रेंड देखेंगे, चाइना के बाजार ऑलरेडी हाइस पर हैं, यूएस का आप डाउ देखेंगे तो वो भी ऑलरेडी हाई पर चल रहा है। इंडियन मार्केट बहुत कंसोलिडेशन में है। इंडियन मार्केट में एफपीआईज का जो रोल है वो उतना नहीं आ पा रहा है, डीआईज ने काफी हद तक मार्केट को संभाला है। तो ये एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो आना भी बाकी है, वो आएगा तो मार्केट में अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो मार्केट है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को थोड़ा कंसोलिडेशन में आना चाहिए कि भाई आपको जो स्टॉक आपके पास हैं वो एवरेज करने के लिए आप ले सकते हैं, जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसको आप ले सकते हो, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है उसको आप देख सकते हो।
जिनका बिजनेस एक्सपेंशन है वो आप देख सकते हो। अभी रिसेंटली हमने जीएसटी रिफॉर्म्स देखे हैं, तो जिन सेक्टर पे जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उन सेक्टर्स में आप मोमेंटम देख सकते हो। क्या भविष्य आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए आज के टाइम में डाटा बहुत अवेलेबल है, न्यूज़ बहुत अवेलेबल है, आप इजीली चेक कर सकते हो कि बाकी जो देश है वो क्या सोच रहे हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब देखिए एक एग्जांपल है कि क्रूड की डिमांड कम क्यों हुई है। क्योंकि क्रूड की डिमांड कम इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने अब ईवी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि आगे चलकर हो सकता है कि आपको ईवी जो इलेक्ट्रिक्स के ऊपर आपकी जो कंपनीज है, जो फैक्ट्री है, वो भी शिफ्ट होती हुई दिखाई दें। तो ईवी का ज़माना है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो भारत अब चिप बनाना चालू कर रहा है, तो इसका मतलब कि आगे चलकर चिप की डिमांड बहुत बढ़ सकती है। जीएसटी रिफॉर्म में आप देखिए बहुत सारे गुड्स में आपको जीएसटी का राहत मिली है, तो इसका मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो ऐसे सेक्टर आप आइडिया लगा के चुन सकते हैं और एक लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन में जा सकते हैं और एक एक्यूमुलेशन जोन में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब फंड पे आते हैं। देखिए अक्सर कमेंट्स यही आते हैं कि कौन सा फंड चुना जाए। ये होता है ना कि जब मार्केट गिरती है तो निवेशक जाहिर सी बात है वो डर भी जाते हैं। आप सोचिए कि नए इन्वेस्टर होते हैं, उनको बहुत तरह से अलग अलग वो राय लेते रहते हैं, चाहे वो फिर कोई चैनल को देख के राय ले, बहुत तरह की चीज़ें देखिए उन्हें मिलती रहती हैं। कई बार लोग ना गलत जगह पर भी पैसे लगा देते हैं, तो अक्सर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि पैसा कहाँ पर लगाया जाए। देखिए आपने हमेशा, जब भी हमारी बातचीत होती है लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ, तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म एडवाइस ही करते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में मैं आपसे ये पूछूं कि शॉर्ट या फिर मिड में अभी दाव लगाया जा सकता है, और अगर दाव लगाया जा सकता है तो इसके टर्म्स कंडीशन क्या होंगे? देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म 1 साल से अंदर की टर्म होती है, और ये जो 6 महीने हैं ये बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए फेस्टिवल सीजन है। इंडिया की जीडीपी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डेटा जो है बहुत पॉजिटिव डेटा है। और साथ में जो हमारा इंडिया, चाइना और रशिया के साथ एक मीटिंग हुई है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड आया है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि चाइना जो है, हम चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम चाइना को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, खाने की चीज़ें भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हमें पता भी नहीं है, वो चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया के साथ हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 36% हम टोटल क्रूड का हम इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्रूड का प्राइस ऑलरेडी $60 आ गया है। ऐसे में आपको $3-4 और डिस्काउंट मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में क्रूड के प्राइस आपको $4 सस्ते मिल रहे हैं। तो ये एक आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर आपका मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अगर मेंटेन होगा तो डेफिनेटली आपका जो इकोनॉमी वो आगे ग्रो करेगी। और आगे 3 महीनों में आरबीआई ने बोला कि जो 3 महीने हैं यहाँ पर आपको भारत में क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो क्रेडिट ग्रोथ आपकी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आने वाले वो जो 6 महीने के रिजल्ट्स होंगे वो कंपनीज के बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मीन्स अगर हम बात करें, सितंबर में भी हैं, सितंबर से लेकर अगर हम दिसंबर तक बात करें तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मानसून बहुत अच्छा गया इस बार, हालांकि कुछ थोड़ा ओवर हो गया, मगर कहीं ना कहीं ये मानसून जो गया ये आने वाले, अगर आप 6 महीने या 1 साल की बात करेंगे, क्योंकि आगे गेहूं की फसल भी आएगी, आगे चावल की फसल भी आने वाली है, राइस धान की फसल आने वाली है, आगे दालों की फसल भी आएगी। तो मानसून के लेवल पे बहुत अच्छा मानसून गया है और यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ रहेगी। तो आपको पल्सेस के अंदर, एडिबल ऑयल्स के अंदर, ग्रेन के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो उस फ्रंट पे कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कि आपको खाने की तरफ कहीं देखना पड़ेगा। तो आपका इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होने वाला है, कंट्रोल इन्फ्लेशन रहेगा, महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी, और आपकी जो क्रेडिट ग्रोथ है अगर वो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो जीडीपी है वो आगे सुधरता हुआ दिखाई देगा। हालांकि तरफ एक चिंता का बात यह है कि जो रुपया आपका थोड़ा सा वीक हो रहा है, बट रुपी वीक होना ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर अगर अच्छा दाम मिल रहा है तो मुझे लगता है कि रुपी यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं रुपी जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी की निशानी भी है कि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो वहाँ पर आपका रुपी थोड़ा सा वीक हो रहा है, जो कि एक एक्सपोर्ट साइड के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर इंपोर्ट हमें मैक्सिमम हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर हमें $4-5 का डिस्काउंट मिल भी रहा है तो जो रुपी में वीकनेस आ रही है वो आपकी नलीफाई हो जाती है। तो मुझे लगता नहीं इतना बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट हाँ, जो शॉर्ट टर्म में है मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा जाने वाला है, और ऐसे शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर ना ज़्यादातर इसलिए भी आगे जाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म और मिड में, क्योंकि वहाँ पे अच्छा रिटर्न, देखिए सबको यही चीज़ है कि इन्वेस्ट करना है तो उसके बदले हमें कई गुना रिटर्न मिले। तो अब लंबा इंतजार कोई करना नहीं चाहेगा। अब मैं भी हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ प्रॉफिट मुझे हो जाए, बहुत जल्दी आप एंट्री एग्जिट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उस कंडीशन में क्या चीज़ उन्हें चूज करनी चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग ना इसलिए भी अपना पैसा गवा बैठते हैं क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और चीज़ें समझ नहीं पाते, जिस वजह से उन्हें फिर घाटा भी होता ही है। यस, देखिए एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जीएसटी एक हफ्ते पहले अनाउंस 15 अगस्त को अनाउंस हुआ हाँ। कि जीएसटी आने वाला है, तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक चले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके एफएमसीजी के स्टॉक बहुत चलते हुए ऑटो दिखाई दिए, पिक्चर है। ऑटो स्टॉक बहुत चलते हुए दिखाई दिए। तो जिसने वो स्टेटमेंट पढ़ी, जिसने वो समझा, तो उसने 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा महज 15 दिनों में। सो बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि काफ़ी अच्छे रन अप होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट को देख रहा है, बारीकी से देख रहा है और वो अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहा है, उसको मार्केट के बारे में पता है कि क्या चलने वाला है स्टॉक, या जो न्यूज़ अनाउंसमेंट आ रही है उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो वो साइलेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है, देखिए इस टाइम अगर आप आज 2008 में देखेंगे तो मार्केट के वॉल्यूम्स नहीं थे, वहाँ पे बहुत सिलेक्टेड लोग थे। उस टाइम पे मेरे ख्याल से 2 या 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। हाँ। आज करीबन 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है। बिल्कुल। तो अगर 3 करोड़ डीमैट अकाउंट वाले पैसा लगा रहे हैं या आज 20 करोड़ के लोग पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट में हलचल उस हिसाब से होती है। आज अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर करीबन 400 आईपीओ आए थे और इस साल भी ऑलमोस्ट 300-400 के आईपीओ आने वाले हैं। तो आईपीओ का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का पैसा है वो मार्केट में आ रहा है और ऐसे हमको वॉलिडिटी बहुत हाई देखने को मिलेगी, तो प्राइस भी बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग व्यू लेके चल रहे हैं कि आपको बहुत छोटी अवधि में एंट्री एग्जिट करना है, तो वो बहुत एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी है कि आप लंबी अवधि में ना बैठकर आप छोटी अवधि में अपने पैसे को जितना जल्दी आप रोटेट करेंगे उतनी अच्छी आपको रिटर्न देखने को मिलेगी। तो बिजनेस में भी कहा जाता है कि अगर आप अपने पैसे को रोक के बैठ गए तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। पैसे को बाहर निकालिए, पैसे को आप रोटेट करेंगे, जितना आप रोटेट करेंगे उतना आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा, उतनी अच्छी रिटर्न गोल्ड में रुपी के अंदर मिलेगी, आपको आपकी वैल्यू में मिलेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट में मिलेगी। तो वही स्ट्रक्चर आपको स्टॉक मार्केट में भी करना है। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, जितना उसको आप रोटेट करेंगे उतना अच्छा आपको वहाँ पे रिटर्न मिलेगा। रोटेट की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि रोटेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? देखिए रोटेशन में अब एक एग्जांपल तो गोल्ड सिल्वर ही है जो आपका भाग ही रहा है रोज। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अगर हम हफ्ते दर हफ्ते देखें तो ऑलमोस्ट इस हफ्ते करीबन 4% के आसपास गोल्ड इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप ईटीएफ के फॉर्म में भी कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल के फॉर्म में भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका रुपये अच्छा खासा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी रोटेट हो रही है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अगर आप छोटी अवधि के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी ये है कि हमें ये देखना है कि हम कितनी अवधि में कितना पैसा बना रहे हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, आजकल तो स्विंग ट्रेडिंग का जमाना है, अभी लोग एक एक सेकंड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो हमको ये देखना है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में और अगर मेरे को 1 मिनट में ½ % मिल रहा है तो दिस इज वेल एंड गुड। कि आपको अगर 1% में आपने ट्रेड लिया और आपको 1% में ½ % मिल रहा है तो मेरे ख्याल से उसको बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर टाइम बहुत लंबा है। आप जितना बार उसको चर्न करेंगे, जितना बार उसको मल्टीपल अमाउंट को घुमाएंगे तो आपको उतना हाई रिटर्न मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टोरल जाते हैं या हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाइज भी जाते हैं, अगर आप उसमें चर्निंग करेंगे, लोग क्या करते हैं कि पोजीशन ले लेते हैं और एक छोटी अवधि के लिए लेते हैं, बट वो प्रॉफिट में आती है बट वो बुक नहीं कर पाते। कई बार मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि भाई आप पोजीशन लेते हो, क्या वो प्रॉफिट में आती है? कहते हैं सर प्रॉफिट में तो आती है बट हम बुक नहीं कर पाते, क्यों? ग्रीड आ जाती है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से उनको ये देखना चाहिए कि भाई आपको कितने टाइम में प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने पोजीशन ली और आपको 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, आपको जो लग रहा है कि इतना मेरे को प्रॉफिट चाहिए, आपने डिसाइड किया कि हाँ मेरे को एक ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट चाहिए, अगर वो 2000 का प्रॉफिट आपको 15 मिनट में आ रहा है तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। आप उसको बुक करो, देन दोबारा अपॉर्चुनिटी की वेट करो, तब आप दोबारा एंट्री करो। तो जितना आप अमाउंट को आप मल्टीपल रोटेट करोगे तो उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप स्क्रिप्ट आप चुन के रखिए, कहाँ कहाँ वॉलिटिलिटी है, वो सब डेटा मार्केट में अवेलेबल होता है। आप एक्सचेंज की साइट पे जाइए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें जाइए। आजकल तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड का ज़माना है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक दुकानदार भी जब अपनी दुकान में माल भरता है तो वो पूरा अपडेट होकर माल भरता है कि अभी क्या मेरे को रखना है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो ये एक जस्ट काइंड ऑफ बिजनेस ही है। अगर आप कोई स्क्रिप्ट रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप ये स्क्रिप्ट क्यों रख रहे हो, आपका इसके पीछे रखने के पीछे आपके लॉजिक्स क्या हैं। अगर वो आप एक फंडामेंटल वे में जा रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न वहां मिलेंगे। अच्छे रिटर्न तो बिल्कुल हर किसी को चाहिए, अच्छे रिटर्न। अभी थोड़ी देर पहले हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि 15 तारीख को पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट करी, उसके बाद कई सारे जो सेक्टर है वो भागने शुरू हो गए, चाहे एफएमसीजी की मैं बात करूं, आईटी की बात करूं या फिर ऑटो की बात करूं। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि 6 महीने आप मार्केट को कैसे देखते हैं, जो ये सेक्टर अभी भाग रहे हैं
आज अच्छा, इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि 6 महीने ये सेक्टर आप कहाँ देखते हैं अगर कोई इन्वेस्टर इनमें पैसा लगा रहा है तो? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है जिसमें ऑटो सेक्टर है आपका, बहुत अट्रैक्टिव है ऑटो सेक्टर, क्योंकि देखिए अभी मारुति ने अपनी ईवी लॉन्च करी है। उससे काफ़ी अच्छा बूम आता हुआ दिखा है। ईवीज़ की नई पॉलिसी मार्केट में आ गई है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखें तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश हुई है अभी। अब आगे जाकर नई क्रॉप यूज़ होंगी तो फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ेगी, तो आने वाले 6 महीने वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर में ऑलवेज आई एम बुलिश फॉर द मेटल सेक्टर, तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में अच्छे रहेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बहुत अच्छा सेक्टर है, जहाँ पर आपको लंबी अवधि में अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। और जब ये सेक्टर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इवन हमने एसी में, वॉशिंग मशीन में, टीवीज में, सब में रैशनलाइज होता हुआ देखा जीएसटी, तो वहाँ भी सेक्टर में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ये आने वाले 6 महीनों में करीबन 15 से 20% का रिटर्न आपको आराम से देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ने वाली है। भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर फेस्टिवल के टाइम में बहुत हाई डिमांड देखने को मिलती है। लोग हमेशा वेट करते हैं कि नहीं यार, दिवाली पे हम एसी लेंगे, या दिवाली पे हम गाड़ी लेंगे, या दिवाली पे हम स्कूटी लेंगे, या दिवाली पे हम घर को रिनोवेट कराएंगे, या हम घर के सारे पर्दे चेंज कर देंगे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक देखने को मिलता है कि चलो दिवाली है, फेस्टिवल है, तो आप यहाँ पे चेंज करिए। उसके बाद फिर न्यू ईयर भी यहाँ पर आएगा कि न्यू ईयर पे चलो हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, या हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको इम्पैक्ट करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, ये जो आने वाले 6 महीने, बहुत सही टाइम पे जीएसटी आया है। अगर ये जीएसटी दिवाली के बाद आता तो शायद उतना सपोर्टिव नहीं हो पाता, बट दिवाली से पहले आया, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जितने भी आपके लघु उद्योग हैं, एमएसएमई जितने भी हैं, यहाँ पर उनको बहुत फायदा होगा। और भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक एमएसएमई के ऊपर डिपेंड है। तो एमएसएमई के पास अगर पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और मुझे लगता है ये जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको आने वाले दिनों 15 से 20% कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए। 15 से 20% का रिटर्न आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जीएसटी 2.0 आ गया है, ये बड़ा कट सरकार ने कहीं ना कहीं राहत दे दी है। अब दिवाली नज़दीक है। देखिए, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जिसकी चर्चा या फिर बूम कहा जा सकता है कि एक्साइटमेंट शुरू से ही हो जाती है, पूरे विश्व में रहती है, पूरे विश्व में रहती है। तो उस दरमियान आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है, कि जिस तरीके से पटाखे बजेंगे या फिर खुशहाली फुलझड़ी चलेंगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से तो पटाखे बजने चाहिए, मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि शायद हो सकता है कि मार्केट आपकी दिवाली तक 26,000 के लेवल तक भी आती हुई दिखाई दे। अभी करीबन 24,800 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास तक मार्केट पहुंचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने मीन्स अक्टूबर नवंबर तक, आपको अक्टूबर तक ही मुझे लगता है कि एक अच्छा बूम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो आपको एफआईआईस का जो पैसा वो भी भारत की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। जो टर्म्स आपकी स्टेटमेंट आ रही हैं, कल भी स्टेटमेंट आई कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको मैं इस वे में लूंगा कि वो अब शायद भारत के लिए कुछ सपोर्टिव लेकर आएंगे। कि ये होता है ना कि नहीं यार, वो दोस्तों मेरा होना चाहिए। जैसे पहले बच्चे करते नहीं यार, तू 2 टॉफी ले ले, तू मेरे पास आ जा। तो मुझे लगता है कि वही यहाँ पर होना चाहिए कि ट्रम्प साहब आप भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और बोलेंगे ठीक है, हम आपके रैशनलाइज कर रहे हैं, आपके साथ कुछ ट्रेड डील करेंगे। वो तो कहीं ना कहीं भारत भी ओके कि हाँ ठीक है, आप ट्रेड डील आप करिए तो सही, हमारे रैशनलाइज आप करें, तो उससे आप भारत को काफी इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और अगर एफआईआईस का पैसा भारत में आएगा तो वो तो फिर आप यू कैन इमेजिन कि अगर एक बार भी खरीदारी आती हुई दिखाई दी तो वो मार्केट को एक झटके में ऊपर ले जाएगी। लेकिन अनुज जी, अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन इस साल की अगर मैं बात करूं, 2025 में बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है एफआईआईस की, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अभी वापसी आना किस तरीके से अभी संभव है या फिर असंभव नजर आ रहा है इस साल तक? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अब देखिए, आप जनवरी से लेकर अभी तक देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जहां पर एफआईआईस ने पैसा निकाला। एक तो ऑपरेशन सिंदूरी हुआ, उसकी वजह से थोड़ा पैसा बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। रुपये में थोड़ी वीकनेस आई, टैरिफ आ गया, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे एग्जांपल्स हुए जिसकी वजह से एफआईआईस ने पैसा निकाला, क्योंकि उनको दिखानी अपॉर्चुनिटी। बट अब अगर एक पॉजिटिव आता है, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी नहीं दिख रही है कोई भी। रशिया यूक्रेन भी अब थोड़े से साइलेंट जोन में चले गए हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो एफआईआईस का इन्फ्लो है वो आपको भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, एमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, जिस तरीके से हम बाकी देशों के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, तो वो अट्रैक्ट करेगा एफआईआईएस को कि भाई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आप इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, या यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा, और उसकी वजह
से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आता हुआ दिखाई देगा। अभी तो देखिए जापान की मैं बात करूं, चाइना की बात करूं, यहाँ पर FIIs का दबदबा चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि भारत में जल्द ही इनकी वापसी हो। अच्छा, जिस तरीके से मार्केट देखिए हिचकोले खाता है ना, तो वहां पर डर की एक संभावना बन जाती है। और जो न्यू बिगिनर होते हैं, न्यू इन्वेस्टर होते हैं, जिनको भी पता नहीं है कि किस तरीके से मार्केट चाल बदल सकता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही मार्केट भी देखिए चाल तो बदलते ही रहते हैं। तो उस टर्म्स कंडीशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में ही, मतलब उन्हें, क्योंकि देखिए सबको पैसा चाहिए, सबको अच्छा रिटर्न चाहिए और जल्दी रिटर्न चाहिए, तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते आप सारा पैसा एक सेक्टर में डालो, क्योंकि सारे सेक्टर चल रहे हैं। अगर आप SIP के थ्रू पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है, हमने डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है, तो वहाँ भी एक अच्छा आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप कमोडिटी में जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में, तो वहाँ भी अच्छा पैसा मिल रहा है लोगों को। तो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मीन्स अगर आपको पैसे को लगाना है, आप, तो मुझे लगता है कि आप 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। आप 30% करके आप डिवाइड किए, 30% आपने डायरेक्ट इक्विटी में लगा दिया, 30% आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, SIP के थ्रू जा रहे हैं, आप 20% के आसपास आप गोल्ड सिल्वर में जा रहे हैं, और उसके बाद आप कुछ अपना जो है एज इमरजेंसी फंड आप FD के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्सिफाई आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एंगल से आपको पैसा आता हुआ दिखाई दे। अगर आपने सारा पैसा एक सेक्टर में लगा दिया और वो अगर नहीं चला, तो कहीं ना कहीं फिर वो नुकसान होगा कि यार मैं तो इसमें पैसा लगाया, चला नहीं, बाकी चल गए। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर में लगाना चाहिए। इवन अगर आप स्टॉक भी चुन रहे हैं तो आप स्टॉक को भी डाइवर्सिफाइड लगाएं, कि आप अलग अलग सेक्टर के जो टॉप स्टॉक्स हैं, देखिए हर सेक्टर में कोई ना कोई टॉप स्टॉक होता है, तो आप उस सेक्टर के टॉप स्टॉक में लगाइए, जिससे कि अगर कोई सेक्टर में मूवमेंट आएगा तो फिर आपके वो जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो आपकी वहां पे देखने को मिलेगी। एक सेक्टर में सारा पैसा ना लगाएं, एक स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं, आप उसको डाइवर्सिफाइड वे में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एक सेक्टर नहीं चला तो आपको दूसरा सेक्टर आपको वो ओवरकम करता हुआ दिखाई देगा। और उन सबको हेज करने के लिए अगेन कि आप गोल्ड सिल्वर में थोड़ा पैसा डालिए, जिससे कि अगर कुछ भी नहीं चला तो ये आपको चलेगा, तो आपको हेज कर देगा। टॉप सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये एडवाइस करेंगे कि निफ्टी 50 बेस्ट है, क्या कहेंगे इसको? देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल निफ्टी 50 तो बेस्ट है ही। आप देखिए निफ्टी जो है 1000 पॉइंट गिरा है नीचे, बाकी स्टॉक्स में काफी गिरावट है। अगर आपने निफ्टी 50 वाले सेक्टर में पैसा लगा रखा है, लेकिन ये पिटा भी बहुत है, हमने देखा इसको। देखिए पिटा बहुत है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हाई है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं दीज आर ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स। तो अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, उनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो जब भी मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट सपोज अगर यहाँ से 24,826 मार्केट चला गया, तो सबसे ज्यादा हाईयर रिटर्न भी आपको इन्हीं में देखने को मिलेगी। बहुत स्पीड से ये स्टॉक भागते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो स्टार्टिंग तो आपको ब्लू चिप से ही करनी चाहिए। आप पहले अपना पोर्टफोलियो ब्लू चिप स्टॉक्स में बनाएं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल स्टॉक हैं, जिनकी मार्केट क्या बहुत हाई है, 10 लाख करोड़ से ऊपर की हाई है, आप उनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। तो ये जो ब्लू चिप स्टॉक है, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट की एक तरह से गोल्ड है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते चलेंगे, आप उसमें SIP के वे में पैसा डालिए। आज तो आप SIP के वे में भी स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं। आप SIP कीजिए, जो ऊपर के क्रीम स्टॉक्स है उसमें आप SIP करते चलिए, उसको एक्यूमुलेट करते चलिए। उसके बाद फिर आप मिड कैप में आइए, जहां मिड कैप में आपको थोड़ा सा हाई रिस्क आपको मिलेगा, बट हाई रिटर्न भी आपको मिलेगा। और आपको अगर आपको और हाई रिटर्न लेना है तो स्मॉल कैप, जहां पर आप सोचते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक तो फिर रिस्क भी तो है यहाँ पे। देखिए रिस्क है, बट मल्टी बैगर बनने की भी कैपेसिटी है। मतलब ऐसे स्टॉक हैं आपके स्मॉल कैप में जहां पर मल्टी बैगर बनने की बहुत चांसेस हैं। तो वो आपकी रिसर्च बेस्ड होगा कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या स्टॉक आप देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे पावर सेक्टर के हैं जो आगे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार का बहुत ध्यान है पावर को लेके, तो पावर सेक्टर के ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में बट पोटेंशियल रखते हैं मल्टी बैगर होने के। तो वो आप आइडेंटिफाई करें, उसकी बैलेंस शीट को समझें, उसके प्रोडक्ट को समझें, उसके मैनेजमेंट को समझें, साथ साथ सरकार की पॉलिसी को समझें, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो पैसे को भी आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको लार्ज कैप में लगाना है, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। अच्छा, एक कमेंट आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इस बार पॉडकास्ट में जरूर अनुज जी के सामने वो सवाल रखूं। एक व्यूवर का कमेंट ये था कि मेरे पास 5 लाख रुपए और मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, इक्विटी में जाऊं या फिर कहीं और उसे इन्वेस्ट करूं या फिर टुकड़ों में इन्वेस्ट करूं, जैसे कि लोग SIP आजकल कर रहे हैं। तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए इसमें मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम 10% की तो आप अपनी SIP आप चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके
करीबन 10% का आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF ले सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं तो शायद फिजिकल गोल्ड नहीं लेंगे। अगर फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल भूल जाइए, उनका ट्रेडिंग का व्यू नहीं है। तो गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, तो आपका 20% इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं, आप उसमें जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें आप पैसा लगाना चालू करें। प्लस आप जो म्यूचुअल फंड है, जैसे डिफेंस सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, या फिर मेटल सेक्टर का म्यूचुअल फंड है, या ऑटो सेक्टर की म्यूचुअल फंड है, उसमें आप पैसा कुछ लगाइए, करीबन 30-40%, और रेस्ट ऑफ अमाउंट आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, जहां पर आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर उसको व्यू कर सकें और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आप पैसे को एंट्री एग्जिट कर सकें। जिस तरीके से आप ने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कुछ इन्वेस्टर हैं भाई जिनको इन्वेस्ट तो करना है लेकिन उनके पास उतनी अमाउंट नहीं है, तो वो सोचते हैं कि एक ही जगह पर ही अपना पैसा लगाया जाए, तो क्या एडवाइस करेंगे? इक्विटी हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, या फिर कहीं और कोई SIP हो गया, तो क्या एडवाइस, अभी सेफ जोन में किस साइड जा सकता है वो? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पैसा कम है तो उनको छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उनके लिए SIP बेस्ट है, कि आप सारा छोड़कर आप SIP में लगाओ, क्योंकि SIP में क्या है कि एक तो आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट जाएगी और एक पीरियोडिकल आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो आपको डेली के उतार चढ़ाव से कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो, क्योंकि देखिए अब तो 500 रुपये की SIP भी है और अब 250 रुपये की SIP भी मार्केट में है, तो आपको लगता है कि इवन अगर आप गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड आपका ETF सिर्फ 95 रुपीज़ का है, 120 रुपये का आपका सिर्फ सिल्वर ETF है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अमाउंट कम है, अगर आप बट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप SIP में जाइए, हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक डेट फिक्स कीजिए, एक अमाउंट फिक्स कीजिए, और आप उसको भूल जाइए, तो आपको डेली उतार चढ़ाव से कोई टेंशन नहीं होगी। और जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंपाउंडिंग तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, कंपाउंडिंग तरीके से आपको रिटर्न मिलता है, तो SIP अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं, या जो पैसा मार्केट में, नए निवेशक हैं जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो SIP के फॉर्म में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं गोल्ड ETF, सिल्वर ETF ले सकते हैं, और SIP डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है और वो एक साथ लगाने की सोच रहा है कि मुझे तो बिल्कुल इसका दोगुना चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए हैं और मुझे एक साथ लगाना है, बट उसे मतलब डाइवर्सिफाई नहीं करे। देखिए, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की सोच होती है, कमेंट भी आते हैं कि मुझे तो एक ही जगह जाना है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, उनके लिए कि आप जो इसमें भी देखिए एक ट्रिक है कि अगर आपको बहुत एक साथ एक पैसा एक लगाना है, तो आप उस स्टॉक को चुनें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ। आप टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करें, जहां पर अच्छा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे, ओला के अंदर बड़ा अच्छा मूवमेंट आया था, टाटा मोटर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, हुंडई के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आया, TVS मोटर में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, JSW स्टील में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो आपको ये मोमेंटम वाले स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे उसके लिए, कि किस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। आपको उसके लिए थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको हाइयर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा मार्केट में कि कौन से स्टॉक चल रहे हैं। अभी आपको डेली बेसिस पे स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी न्यूज़ समझनी पड़ेगी, मार्केट में क्या है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें क्या ब्रेकडाउन आ रहा है। देखिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे के ऊपर, तो हम पहले देखते हैं भाई मेरे को किस हाईवे पे जाना है, और उस हाईवे पे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, कोई सिग्नल तो नहीं है जिससे कि मेरी स्पीड मेंटेन रहे। तो आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर आप एक साथ पैसा लगा रहे हैं, इट मीन्स यू आर ए फास्ट ड्राइवर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपको कहीं ब्रेक तो नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर एंट्री और एग्जिट क्या कहाँ मिलेगा, और आपका वहाँ पे फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, जिससे कि आप अगर एंट्री करें तो सीधा आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे टूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मार्केट की वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, मार्केट की वॉलिडिटी को समझना पड़ेगा, स्टॉक के फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, करंटली क्या सिनेरियो मार्केट में चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, और साथ में जो उसके प्राइस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक दो स्टॉक को फॉलो करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर आप पैसा डालकर तुरंत आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो उसमें चांसेस होते हैं कि 1-2% आप इजीली निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टॉक टूट गया तो वो फिर वो आपको नुकसान हो जाएगा। बट वो उसके लिए स्टॉप लॉस मार्केट में लगाना चाहिए, मतलब उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और ये देखिए जो एक मुश्त पैसा लगा रहे हैं वो केवल उन्हीं के लिए सूट करता है जिनको मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप नया इन्वेस्टर आया है, वो चाहे कि मैं एक बार पैसा लगा दूं, तो हमारी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि अगर उसने पैसा लगाया तो वो सिर्फ फ्लिप और कॉइन हो गया कि आपको मिलेगा पैसा या नहीं मिलेगा, वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। वो एंट्री तो कर लेगा बट एग्जिट नहीं कर पाएगा। जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उन्हें पता है कि अगर मैंने एक स्क्रिप्ट में 5 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो उसको पता है कि उसको एग्जिट कहाँ करना है।
तो वो जब उसको ये इतना समझ में आ जाएगा तो वो आराम से पैसा लगा सकता है। अच्छा, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है कि इक्विटी आने वाले वक्त में कितना बीट कर सकता है इन्फ्लेशन को? देखिए बिल्कुल इन्फ्लेशन को बीट करेगा। मुझे लगता है कि इक्विटी में एक्सपेक्ट मैं जैसा कर रहा हूँ कि 20% के आसपास रिटर्न मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल बीट द इन्फ्लेशन। और मुझे लगता है कि आगे इन्फ्लेशन कम ही होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो मेन इन्फ्लेशन आ रहा है वो आता है एग्रीकल्चर से, तो वो हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। एडिबल ऑयल में हम ऑलरेडी सक्षम होते हुए दिख रहे हैं, पल्सिस में हम ऑलरेडी सक्षम हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हमें कहीं से बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। शुगर हम बहुत अच्छा इस बार हमारा प्रोडक्शन है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के साइड में देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है भारत के अंदर। इवन हम तो अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वीट हमारी हमेशा बम्पर क्रॉप होती है, धान की हमारी बम्पर क्रॉप होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन के फ्रंट पे कोई बड़ा चैलेंज यहाँ पे आने वाला है। दूध की अगर बात करेंगे तो मिल्क बहुत अच्छा हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में इन्फ्लेशन को लेके। हाँ, हो सकता है कि कई बार आपको शॉर्टेज की वजह से जो इन्फ्लेशन हाई होता हुआ दिखाई दे, बट वो कंट्रोलेबल है, जो कि कंट्रोल भी होता है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अब कोई अभी तक फिलहाल कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं दिख रहा है, बट आज जो मार्केट के रिटर्न है ये आपको जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको बीट करता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट के रिटर्न ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 से 20% आने वाले 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, ये तमाम जानकारी मुझे लगता है जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं ना, तो उनको बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। और देखिए, आपके अगर कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय, अपने सवाल रख सकते हैं। उम्मीद है अनुज जी उनका जवाब दे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।